हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे, जो कि न्यायालय की एकल व्यवस्था है, जिसमें उसको हमने अधिनियम 1935 से लिया है और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, साथ में जो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश होते हैं, उनसे सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जब 19th संविधान संशोधन आया था 2014 में, तब एनजेएसी को प्रतिस्थापित कर दिया गया था और 4 जजेस केस में कोलेजियम प्रणाली को पुनः ले आया गया था। इनकी अर्हता के बारे में हम देखेंगे तो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए। हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालयों में 10 साल तक वकील रहना चाहिए और राष्ट्रपति के मत में ये एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। हाई कोर्ट में ये नहीं लिया जाता है कि ये सम्मानित न्यायवादी हो राष्ट्रपति के मत में, तो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ये अर्हता नहीं रहती है। इनकी शपथ के बारे में बात करेंगे तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इनको त्यागपत्र भी इनका राष्ट्रपति को संबोधित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इनके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और वित्तीय आपातकाल में इन्हें कम भी किया जा सकता है। इनका कार्यकाल तय नहीं होता है और 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर आसीन रहते हैं। संसद की सिफारिश पर इनको पद से हटाया जा सकता है, जो कि विशेष बहुमत होता है और इसका आधार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होता है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए सेम प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और इनके लिए जांच बैठाई जाती है, जो कि 3 सदस्यीय समिति होती है। अगर जांच सही होती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने की घोषणा कर देते हैं। अब हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 126 में कहा गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके बाद जो तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जजेस होते हैं, आर्टिकल 127, ये उनकी नियुक्ति तब की जाती है जब कोरम पूरा नहीं होता है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के किसी जज को अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ जज नियुक्त कर देते हैं। और जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो जिस राज्य से आप ले रहे हैं कि वहाँ की चीफ जस्टिस से आपको परामर्श लेनी होती है और साथ में राष्ट्रपति की भी सहमति होती है। अब हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 128, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से अल्पकाल हेतु सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए कह सकते हैं। और यह जो व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें होती है और उसको राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित भत्ते मिलेंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। जो सेवानिवृत्त होकर जो चुना जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता है, लेकिन अगर यही केस हाई कोर्ट के पक्ष में रहता है तो उसको वहाँ पे उसका जज माना जाता है। अब हम उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में देखेंगे तो संविधान में ये घोषित किया गया है कि वैसे तो दिल्ली स्थान है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि उसको कहीं और भी स्थापित करवा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। हम न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संचालन होता है। नियुक्ति का जो तरीका है वो न्यायिक सदस्यों की सलाह से होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसमें कैबिनेट की भी सलाह होती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में देखेंगे तो यह केंद्र और राज्य के झगड़ों से संबंधित होता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य हो तब हो सकता है। केंद्र हो, कोई राज्य हो और सारे राज्य एक तरफ हो तो ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय निर्णय दे। इसके न्यायाधीश क्षेत्राधिकार देखेंगे तो जो रिट्स होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये जारी कर सकता है और यही सीम हाई कोर्ट को भी प्राप्त होती है, यानी कि आर्टिकल 32 और 226। और इसमें ये देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो विशेषाधिकार है रिट्स के मामले में, ये थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन पे ही वहाँ पे रिट जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का दायरा इसके मामले में बड़ा होता है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट के अलावा और कोई भी अधिकारों से लेकर संबंधित चीज़ें होती हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इनका अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेंगे तो निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ यहाँ पे सुनवाई होती है। अगर उम्र कैद है या फिर दोषमुक्त है आरोपी और
10 वर्ष तक की सज़ा है तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इन केस ऑफ हाई कोर्ट तो अगर आपको 7 साल की सज़ा हुई होती है तो आप वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इनके सलाहकारी क्षेत्राधिकार है कि ये राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, और जो कि आर्टिकल 143 में मेंशन है। ये एक अभिलेख न्यायालय होंगे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के संबंध में है, और इनके अभिलेखों का एक साक्ष्य के रूप में इनको रखा जाता है। इनकी और शक्तियाँ अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो विवाद होगा, यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, उसके व्यवहार आचरण की अगर जांच करनी है तो राष्ट्रपति पर इसकी सलाह बाध्यकारी होती है। हाई कोर्ट से लंबित मामले मंगवा सकता है अपने पास में, और इसकी विधियां जो और डिक्री आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। अब हम हाई कोर्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कि पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से 231 तक है। इसमें सबसे ये लिखा है कि जो सबसे पहले गठन हुआ था हाई कोर्ट का, वो 1862 में हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। इलाहाबाद में 1866 में गठन होता है। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित होता है। इसमें भी सीजीआई का परामर्श रहता है, साथ ही राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है, और 2 वरीयतम जजों से भी परामर्श की जाती है। इनकी योग्यता अगर हम देखेंगे तो भारत के न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 साल वकील रहना चाहिए। इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और इनके वेतन भत्ते भी संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं, जो कि राज्य संचित निधि से पोषित होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जजेस को पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, यानी कि वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से। न्यायाधीश का अगर स्थानांतरण करना है तो सीजीआई के परामर्श पर होता है, और सीजीआई जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में 4 जज व दोनों राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य जज से परामर्श कर लेता है। यानी कि अगर किसी जज को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है तो उन दोनों राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे परामर्श लेना अनिवार्य होता है। अब हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, सेम वैसे ही हमारे राज्यों में भी होता है कि वहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। और अगर अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश चुने जाएंगे तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, लेकिन इनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना कहीं भी बहस कर ये सुप्रीम कोर्ट में व अन्य हाई कोर्ट के अलावा कहीं बहस का कार्य नहीं कर सकते हैं। और जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तैनाती और पदोन्नति में राज्यपाल जो होता है हाई कोर्ट के जज से अपनी परामर्श लेते हैं। और 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार 2 राज्यों से ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई, गुवाहाटी, पंजाब और हरियाणा। बाकी अब हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे, जो कि पार्ट 14A में है, आर्टिकल 323A, 323B। ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, जिसमें 323A में ये लिखा है कि संसद को अधिकार है कि केंद्र व राज्य लोक सेवा आयोग स्थानीय निकाय भर्ती सेवा आदि का विवाद निवारण कर सके। और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 भी सम्मिलित है। अभी हम इसमें कैट के बारे में देखेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो कि भर्ती और सेवा संधि मामलों से संबंधित होता है। इसका अध्यक्ष 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 साल और 62 वर्ष की आयु तक के लिए होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, और राज्य में राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। इसके विरुद्ध अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और अगर हम इलाहाबाद पीठ की सर्किट सीटिंग देखें तो नैनीताल में है। अब हम अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में देखेंगे, जो कि पार्ट 6 में है, 233 से 237 तक। इनकी योग्यता होनी चाहिए कि ये 7 साल वकील हो और हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो। यानी कि हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश जब की है और 7 साल के लिए वकील हैं तो ये अधीनस्थ न्यायालय के लिए एलिजिबल होते हैं। राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, लेकिन स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य के लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट से परामर्श उसके बाद ही ऐसा होता है। अब हम जिला न्यायाधीश के बारे में देखेंगे। इसके पास मूल और अपीली अधिकार होते हैं। जो सत्र न्यायालय में होते हैं वो दीवानी होते हैं, और जो जिला न्यायाधीश के होते हैं वो फौजदारी से होते हैं। इनको मृत्युदंड देने का भी अधिकार होता है। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था, आर्टिकल 39A। अब हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
जब 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, तब इसको संवैधानिक दर्जा मिला था और यह प्रभावी 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में देखेंगे। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में कहा था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में इनके कार्य में हुआ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, और इन्होंने जो त्रिस्तरीय बताए थे उसमें 3 स्तर में, सबसे पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। जो पंचायत समिति होती है वो कार्यकारी प्रकृति की होती है, और पंचायत समिति और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत में होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि प्रधान लोग बनते हैं तो वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष है उसके अध्यक्ष का, और पंचायत समिति जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और सबसे पहले ये कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959, और आंध्र में भी 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था। अशोक मेहता समिति के बारे में देखेंगे, 1977 में आती है। इसने 2 स्तर के बारे में बताया था, जो कि मंडल पंचायत है और जिला परिषद है। और विकेंद्रीकरण जिसमें जिला प्रथम बिंदु होगा, ये क्वेश्चन 2023 में आया था इस संबंध में। कराधान की शक्ति इन्होंने कराई थी, और सामाजिक लेखा परीक्षण के बारे में कहा था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव, पंचायत मामले की देखरेख के लिए मंत्रिपरिषद में 1 मंत्री की नियुक्ति, और पंचायत को संवैधानिक मान्यता, ये सभी पॉइंट इनकी समिति के सुझाव थे। अब हम GVK राव समिति के सुझाव देखेंगे। इनकी समिति 1985 में आती है। इन्होंने पंचायत को बिना जड़ की घास कहा है। जिला विकास आयुक्त पद के सृजन के लिए कहा है इन्होंने, और जिला नियोजन की इकाई होगी, ये इनका ही सुझाव था। अब हम LM सिंघवी समिति के बारे में देखेंगे। 1986 में आई थी। इन्होंने पंचायत को संवैधानिक मान्यता और गांव में समूह हेतु न्याय पंचायत का सुझाव दिया। थोंगन समिति 1988 में आती है। पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल और राज्य वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया। गाडगिल समिति भी संबंधित है 1988 से ही। इसमें सीधे निर्वाचन की बात कही गई है, और पंचायत को कर लगाने, वसूलने और जमा करने के अधिकार का भी सुझाव दिया है। कुछ पॉइंट्स और देख लेंगे। ऐसे राज्य जहां जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, वहां पे माध्यमिक स्तर ना बनाने की छूट दी जाती है। अब पंचायत सर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका होती है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। RO के पेपर में इनके संबंध में आया था कि किसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है चुनाव लड़ने की, जिसमें पंचायत, विधानसभा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब उसमें दिया गया था कि कब कौन बनने के लिए एलिजिबल होता है, कितनी आयु होनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव रहता है, और आर्टिकल 280 से केंद्रीय वित्त आयोग, 243I आर्टिकल से राज्य वित्त आयोग से अनुदान करवा सकता है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है, जिसमें ग्राम सभा में क्या होता है कि पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, और इनमें शक्ति का निर्धारण राज्य सरकार के पास होता है। अब हम नगर निगम के बारे में देखेंगे। यह भी स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता नगर निगम से रिपन को माना जाता है, और 1882 का संकल्प इससे संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है, जिसमें स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय कहा गया है। और 74th अमेंडमेंट 1992 था, जो कि 1993 में प्रभावी हुआ है, जो कि नगर निगम से संबंधित है। नगर पंचायत के अंतर्गत इसमें 3 क्रम होते हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। वार्ड समिति में 3 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसका चुनाव किया जाता है, और यूपी में नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है। हम इसमें यहाँ पे मैंने पंचायत के आर्टिकल लिख रखे हैं। तो 243 में सबसे पहले परिभाषा है, A में ग्राम सभा है, B में इसके गठन की बात की गई है, C में इसकी संरचना है, D में आरक्षण है, E में अवधि है, F में निर्भरता है, G में शक्तियाँ हैं, H में कर है, I में वित्त आयोग का गठन है,
जे में लेखाओं के संपरीक्षा हैं, के में इनके निर्वाचन की बात की गई है। ये आप इसको 243 ए से लेके ओ तक इसमें दिया गया है। या आप इसको आर्टिकल, जब आर्टिकल वाला करवाया जाएगा उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा नगर पालिका के बारे में भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अब हम यूटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट 8 में है, आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक, जिसमें जो पुडुचेरी है वहाँ पे राज्य और समवर्ती विधि बना सकता है राज्य अपने यहाँ पे। पुडुचेरी वैसे ये होता है कि संघ शासन, संघ सरकार ही संघ सूची और समवर्ती सूची पे विषय बनाती है। बाकी दिल्ली में राज्य सूची होगी जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि इसके अपवाद होते हैं, यानी कि इन तीनों से लेके दिल्ली की सरकार इन पे अपना कोई भी नियम बना नहीं सकती है। बाकी राज्य सूची, समवर्ती सूची तो पे अपना नियम बना सकती है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दादरा दमन, जम्मू, लद्दाख में राष्ट्रपति द्वारा विनियमन होता है। और दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है। इसके ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अमेंडमेंट था ये। बाकी जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें 70 सदस्य हैं और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पे चुनाव है। और इनका मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति होती है। और इसकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय है। 240 आर्टिकल देखेंगे। 240 ए में अंडमान निकोबार है, बी में लक्षद्वीप है, सी में दादरा दमन है, डी में दमन है, ई में पुदुचेरी है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेंगे जो कि 1993 में आता है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य रहते हैं, 7 अन्य सदस्य होते हैं। बाकी इनकी जो समिति बनती है इनकी नियुक्ति के लिए, उसमें पीएम, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विपक्ष के नेता होते हैं दोनों सदनों से, और गृह मंत्री होते हैं। बाकी इनको पद से हटाना होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। वेतन भत्ता निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। रीअपॉइंट किया जा सकता है लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद के अधीन ये नहीं रहते हैं। सेम एज इट इज़ राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है, लेकिन इसमें नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन इनको पद से हटाया केवल राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। और इनकी समिति में सीएम होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं और विधानसभा विपक्ष के नेता होते हैं। यहाँ पे कुछ शपथ और त्याग पत्र दिए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपना शपथ को इनको मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के पास जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन त्याग पत्र राष्ट्रपति को जाता है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित होता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई भी शपथ नहीं लेता है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो एक सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी शपथ नहीं लेता है। बाकी इनका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित रहता है। अब हम कुछ PYQ के तथ्य देख लेंगे। तो इसमें एक ये लाइन है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। ये फंडामेंटल राइट को कहा है। किसने कहा है? एस राधाकृष्णन ने। राजमन्नार समिति 1969 में आई थी, जिसने राज्यों को अधिक स्वायत्त का सुझाव दिया था। सरकारिया समिति अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। कोठारी समिति 1964 में आई थी, जो कि स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। एक ये स्टेटमेंट था वल्लभ भाई पटेल का, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे अपनी शरारत छोड़ गए हैं। आर्टिकल 315 संघ और राज्य सेवा आयोग से संबंधित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का झंडा अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। CBC का गठन संधानम समिति की सिफारिश पर 1964 में होता है। आर्टिकल 43A श्रमिक प्रबंधन से संबंधित है। क्वासी फेडरल स्टेट की संकल्पना KC वियर ने द्वारा दी। संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है, यह DD बसु का कथन है। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को 1976 में अलग किया गया था। PMO 1977 में बना है, जिसका प्रधान सचिव जो होता है। सहकारिया समिति 1983 में है, जिसमें 2 सदस्य और थे, शिवरमन और SR सेन।
38 अमेंडमेंट में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, ये बात आर्टिकल 253 में कही गई है। 243 ZJ जो कि पंचायत समिति में है, उसमें सहकारी समिति में जो निदेशक होते हैं वो 21 अधिकतम होते हैं और 9 न्यूनतम होते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम 1969 से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक के लिए रहता है। बाकी राज्य वित्त आयोग का गठन 243 IM के द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया है। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित है और संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में होती है। मॉरिस गोवेर सबसे पहले यहाँ के जज रहे हैं। RTI की स्वीकृति 15 जून 2005 को होती है और इसको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया जाता है। गोलोकनाथ केस के संबंध में एक कथन है, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित करता है। कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होता है प्रतिषेध। आर्टिकल 111 में कहा गया है वीटो पावर के बारे में। लाभ का पद जो होता है उसका निर्णय संसद के द्वारा होता है, क्योंकि इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और विपक्ष के लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। जो वित्त विधेयक यानी 117 आर्टिकल में, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं ली जाती है और दोनों सदन इसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं और साधारण विधेयक की तरह ही ये पारित होता है। मैंडेबस के बारे में देखेंगे कि न्यायपालिका कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह वही कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, यानी कि आप अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर ना निकले। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 2055 को अपनाया गया, जो कि सर्वसम्मत पर आधारित है। जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को लिया गया और सबसे पहले इसको कलकत्ता अधिनियम 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को लिया गया, जो कि सत्यमेव जयते इस पे कहा गया है और यह मुंडकोपदिष्ट से लिया गया है। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, इसको 24 जुलाई 1950 को अपनाया गया और 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिनियम में इसको गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आज ही क्वेश्चन पूछा भी गया है। संयुक्त बैठक 3 बार हुई है, 1961, 1978, 2002। मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ लिखे हैं कि संविधान का पालन, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हृदय में संजोएं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा व अक्षुण्णता, देश की रक्षा व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। 69th अमेंडमेंट पूछा गया है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में है। संसद के द्वारा एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में आया था। और लोकसभा में यूनियन टेरिटरी का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यानी कि 20 सीटें होनी चाहिए। NTA एक्ट 2008 में आया था और NIA एक्ट के बारे में है। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में, जो कि 1773 का है। इसमें गवर्नर जनरल का पदनाम रहा है, जो कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स थे। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण था और निजी व्यापार रिश्वत की मनाही थी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। कंपनी को राजनीतिक वाणिज्यिक कार्य का पृथक्करण था। व्यापारिक कार्य के लिए निदेशक मंडल था और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र इसी एक्ट के द्वारा कहा गया था। और ये एक्ट जो है मैंने इतिहास के नोट्स में अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप इनको और अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसके और भी जो भी पॉइंट्स रहे हैं। फिर 1833 का एक्ट है, जिसमें विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनता है। मद्रास व बम्बई को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है और वहाँ के गवर्नर को। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त करके विशुद्ध रूप से
प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है और सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 1853 का एक्ट आता है जिसमें गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग हो जाते हैं और 6 नए पार्षद को जोड़ दिया जाता है। सिविल सेवक भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होती है और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व होता है और गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य चुना जाता है। कुछ हम वाद देखेंगे। जो शंकरी प्रसाद वाद है ये 1951 में आया, जो कि फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 368 से संबंधित में था कि इसमें संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ केस 1967 में रहा, जो कि संसद फंडामेंटल राइट में ना तो कटौती कर सकती है ना ही वापस ले सकती है। केशवानंद भारती जो कि मूल ढांचे संबंधित है 1973। मिनर्वा मिल्स के बारे में देखेंगे 1980, जिसमें 42 अमेंडमेंट के द्वारा समीक्षा में न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा माना गया। वामन राव मामले में 1981 में है, जो कि मूल संरचना सिद्धांत 22 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमों पर संशोधन पर लागू रहा। संचित निधि के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 226 में है और राष्ट्रपति की सहमति से ही वहाँ से धन निकासी हो सकती है। लोक लेखा निधि 266 में है। इसे संचित निधि इसमें थोड़ा सा आर्टिकल मिसप्रिंट हो गया है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, सॉरी। ओके, हम प्रथम जजेस केस देखेंगे 1982, द्वितीय जजेस केस 1993, तृतीय जजेस केस 1998 और कोलेजियम प्रणाली देखेंगे जिसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह होता है और CJI भी इसमें रहते हैं एक, और 2 का भी मत अगर पक्ष में नहीं है तो सिफारिश के लिए भेजा नहीं जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग है जिसमें RTI एक्ट 2005 के द्वारा स्थापित हुआ। इसके 10 अधिकतम सदस्य होते हैं, मूल एक मुख्य आयुक्त के सहित में, और राष्ट्रपति के द्वारा समिति से की नियुक्ति होती है। इसकी समिति में PM होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कार्यकाल 5 साल और 65 वर्ष की आयु तक होता है। रीअपॉइंट इनको नहीं किया जाता है। पदमुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सुप्रीम कोर्ट सलाह पर। वेतन भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा होता है। ऐसे ही राज्य सूचना आयोग है, इसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति है और राज्यपाल के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट सलाह पर पदमुक्त किया जाएगा। सतर्कता आयोग है, संथानम समिति पे बना है इनकी सिफारिश पर और 2003 में इसको सांविधिक दर्जा मिला है और इनके पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त अलग से होते हैं। इनकी सदस्य समिति में जो चुनी जाती है वो PM, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको पदमुक्त किया जाता है। अब हम सहकारी समिति के बारे में देखेंगे जो कि 97 अमेंडमेंट 2000 के द्वारा इसको सांविधिक दर्जा मिलता है। जो हमारी 19 जो आर्टिकल है उसके तहत ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 43B में ये DPSP के रूप में है और पार्ट 9B में ये इसको अलग से बताया गया है सरकारी समिति को। इसके मैक्सिमम निदेशक 21 रहते हैं और इसमें 2 फीमेल को रखा जाता है और SC/ST के लिए इसमें 1 सीट होती है। बाकी कुछ समितियां देखेंगे। तारकुंडे समिति 1974 में है जो कि JP मूवमेंट से संबंध में है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में है, चुनाव सुधार से संबंध में। वोहरा समिति 1993, राजनीतिक अपराधीकरण। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, चुनाव के खर्च से। वेंकट चलैया 2002, राष्ट्रीय आयोग से संबंध में। वीरप्पा मोइली 2007, शासन में नैतिकता। तनावा समिति 2010, चुनाव कानून में सुधार। 1989 में EVM का सबसे पहले इस्तेमाल होता है और सबसे पहले EMM मशीन का यूज़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में किया जाता है और 1999 में गोवा विधानसभा में पूरे राज्य EVM से होते हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में देखेंगे जो कि पार्ट 10 में है, आर्टिकल 244। अनुसूची 5 और 6 का उपबंध किया जाता है और अनुसूचित क्षेत्रीय घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा होती है जिसमें राज्यपाल से सलाह ली जाती है। जनजाति सलाहकार परिषद के गठन के लिए इसमें 20 सदस्य होने चाहिए और 3/4 सदस्य विधानसभा में ST का प्रतिनिधित्व करने चाहिए। राज्यपाल को अधिकार होता है कि सुप्रीम शेड्यूल एरिया में संसद के कानून को लागू ना करें। उसके बाद हम राजनीतिक दल की मान्यता के संबंध में देखेंगे कि किसको कितना रहता है। तो अगर लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में
4 या उससे ज़्यादा राज्य हैं और वहाँ पे जितने भी टोटल मत पड़ रहे हैं उसका 6% अगर मिल जाएगा तो राष्ट्रीय दल के बन सकते हैं। और उसमें कम से कम 4 सीटें भी लोकसभा में होनी चाहिए, या फिर लोकसभा में 2% स्थान जीत लिए हों और जो सदस्य आए हैं वो 3 विभिन्न राज्यों से होना चाहिए, या फिर कम से कम 4 सदस्य में उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। और वैसे ही राज्य स्तर के दल के शर्त हैं यहाँ पे दिए गए, यानी कि विधानसभा चुनाव में जो जितने भी मत पड़े हैं उसका 6% होना चाहिए और कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जितने भी वैध मत पड़े हैं उसका 6% या कम से कम 1 सीट होनी चाहिए। और जो विधानसभा के जो कुल स्थान है उसका 3% या फिर 3 सीट होनी चाहिए। और 25 सीट में से लोकसभा के कम से कम 1 सीट जीती होनी चाहिए। और लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में वैध मत का 8% पड़ा होना चाहिए। कुछ प्रमुख दलों के हम स्थापना के वर्ष देख लेंगे यहाँ पे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, शिरोमणि अकाली दल 1920, CPI 1925, DMK 1949, CPIM मार्क्सवादी 1964, शिवसेना 1966, BJP 1980, तेलुगु देशम 1982, सपा 1992, राष्ट्रीय जनता दल 1997, जनता दल यूनाइटेड 1999। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। अभी 2024 के क्वेश्चन में पूछा गया है PCS में कि किसका कौन सा कथन है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने जितने भी कथन दिए हैं वो सारे एक जगह पे लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद, सहयोगी संघवाद, निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट संविधान की मूल आत्मा है। उसके बाद यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धियों तक भारत को पहुंचाया। ये सारे कथन ग्रेनविल ऑस्टिन के हैं। उसके बाद हम जेनिंग्स कथन यहाँ पे देख लेंगे। मजबूत केंद्र वाला संघ, केंद्रीकृत व्यवस्था, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वकीलों का स्वर्ग, कैबिनेट व्यवस्था यानी कि वैकल्पिक PM विपक्ष का नेता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है यानी कि कर्मकांडी आकांक्षा, और संविधान निर्माताओं ने संघ में अल्पसंख्यक हित भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखा। ये सभी जेनिंग्स के कथन हैं। और जो अतिरेक कर्मकांडी की व्याख्या है वो KT शाह ने की थी। KC बिहेयर के बारे में देखेंगे। इन्होंने एकात्मकता की भावना में संघ की बात कही है। क्वासी फेडरल, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर समन्वय, DPSP लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, ये सभी कथन KC बिहेयर के हैं। लॉर्ड विस्काउंट का एक कथन है हिंदुओं का निकाय। मॉरिस जॉन के कथन है सहमति वाला संघ और बार्गेनिंग फेडरलिज्म। पॉल एप्पलेबी का है यह नीति यह पूरी तरह संघीय है। ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसमें मैंने पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी PYQ रहे हैं और जो भी मेन टॉपिक है जो पिछले साल में RO में या PC से पूछे गए हैं उन सभी को कवर करा दिया गया है। तो होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको पसंद भी आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।